हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि आर्मी इस बार फिजिकल टेस्ट की बजाय रिटन टेस्ट पहले लेने वाली है। ये जो बच्चे रिटन टेस्ट को पास करेंगे वही फिजिकल दे पाएंगे। तो इस तरह से रिटन टेस्ट की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं पेपर से पहले, ताकि आप अपनी सिलेक्शन को पक्का कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर जो शहर स्थित है उसका नाम है लखनऊ, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आपसे इस तरह भी पूछ सकते हैं कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोमती नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये तो आपको पहले भी पता होना चाहिए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे, तो इसीलिए कोच यानी कि गुरु को खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इनमें से जो 4 शहर दिए गए हैं इनमें से महाराष्ट्र यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। यदि आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आप महाराष्ट्र को काफ़ी नीचे पाएंगे, यानी कि साउथ की स्टेट्स में के साथ महाराष्ट्र आपको दिखाई पड़ेगा। वहीं गुजरात, पंजाब और हरियाणा जो है राजस्थान के आसपास यानी कि अपनी सीमाएं साझा करते हुए दिखाई पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्तमान में भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है, यानी कि आपका फोर्थ क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अमृतसर शहर की नींव किस गुरु ने रखी थी? तो अमृतसर शहर की नींव रखने का श्रेय गुरु रामदास जी को दिया जाता है, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फीफा का शासी निकाय मुख्यालय कहाँ पे? यानी कि आपसे फीफा का मुख्यालय पूछा गया, तो फीफा का मुख्यालय जो है वो ज्यूरिक में है, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी हाल ही में पिछले साल फीफा का वर्ल्ड कप हुआ, तो फीफा से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र लिखा है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य है। कौटिल्य को मुख्य नाम है चाणक्य। चाणक्य का नाम सुना होगा आपने, तो चाणक्य का ही नाम कौटिल्य है। आपसे ऑप्शन में चाणक्य भी आ सकता है। चाणक्य कौन थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और उन्होंने गद्दी में बैठने के मदद की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी की जो लिखी थी वो अबुल फजल ने लिखी थी, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अशोक आंदोलन कब स्थगित किया गया था? अशोक आंदोलन 1922 में स्थगित किया गया था, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने जब सभी चोरा चोरी की घटना हुई थी तो उसके बाद यानी कि 1922 को चोरा चोरी की घटना के बाद जो अशोक आंदोलन को वापस ले लिया था। महात्मा गांधी ने अशोक आंदोलन अहिंसा पर के दम पर शुरू किया था। तो जब चोरा चोरी की घटना हुई तो इसके बाद वो अहिंसा का मतलब नहीं रहा, तो इस कारण जो गांधी जी ने वो अशोक आंदोलन वापस ले लिया था 1922 को। लाल किले का मूल नाम क्या है? लाल किले का मूल नाम है किलाए मुबारक, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और वो कब की थी? 1939 में, जब इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर अपनी नई पार्टी बना ली थी। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस को छोड़कर चले गए थे और 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, और जिसने दिल्ली
की स्थापना की थी, यानी कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला जो राजा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद इल्तुतमिश कुल दिल्ली सल्तनत का राजा बना और उसके बाद उसकी बेटी रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत की शासिका बनी। भारत की पहली महिला शासिका, तो पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लावनी किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो लावनी जो है वो महाराष्ट्र की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो आपसे पूछा गया है यहाँ कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 को शुरू हुआ था और 1919 को ख़त्म हुआ था। आपसे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूछा जा सकता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो था 1939 यानी कि 1939 में शुरू हुआ था और 1945 को ख़त्म हुआ था। प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से पादपों द्वारा किस गैस को अवशोषित किया जाता है? तो प्रकाश मंडल यानी कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में पेड़ जो है वो कौन सी गैस को ऑब्जॉर्व करते हैं और कौन सी गैस को रिलीज करते हैं? तो आप सभी जानते हैं पेड़ कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सी गैस रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारी जल को भारी कहा जाता है क्योंकि? भारी जल को भारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का भारी आइसोटोप होता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नक्षत्र नहीं है, यानी कि तारों का समूह नहीं है? तो प्लूटो तो एक बोना ग्रह है, तो आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। सप्तऋषि भी आपका तारों का समूह है। ओरियन, लियो मेजर, ये सभी तीनों क्या है? तारों के समूह है, यानी कि नक्षत्र है। और प्लूटो क्या है? ग्रह है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो आपने वो मीम तो देखा ही होगा, तो ऐसे नहीं बोलना अपने टीचर को कि दही खटियाई के कारण बनता है। तो दही किसके कारण बनता है आपको मालूम होना चाहिए, पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दही लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु उसके कारण दही का जमाव होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। बीज बोते समय आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने में उर्वरक होता है। तो जब हम फसल की बुआई करते हैं यानी कि बीज बोते हैं, तो उसमें से ज़्यादातर फॉस्फोरस का उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो हम हवा सांस के द्वारा लेते हैं वो गैस का मिश्रण होती है। मिश्रण में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रतिशत में सबसे अधिक होती है? आप जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, लगभग 71%, 71%। तो जब हम सांस लेते हैं तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन को ही अब्जॉर्व करते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है? तो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं आपके? लाल, हरा और नीला, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टाइफाइड अंतर्ज्वार किसके कारण होता है? तो टाइफाइड जो है वो जीवाणु के कारण होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान में विषाणु की खोज किसने की थी? तो जीव विज्ञान में जो विषाणु है उसकी खोज करने का श्रेय दिमित्री इवानोवस्की को जाता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 यानी कि 5.6 से कम होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पसंद किए जाते हैं क्योंकि? गर्मियों में ज़्यादातर हम क्या करते हैं? हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और सर्दियों में गाढ़े रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि हल्के रंग के कपड़े जो होते हैं वो हल्के रंग ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, यानी कि जो सूर्य से हीट यानी कि धूप है वो कम अब्जॉर्व करते हैं, जिसके कारण हमें कम गर्मी लगती है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग गर्मी में हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ध्वनि तरंग की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो एक ध्वनि तरंग की प्रबलता जो वो आयाम के द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व मिट्टी में मौजूद होता है और जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है वो होता है लोहा, यानी कि आपका आयरन। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो सकती है? तो रतौंधी जो विटामिन ए की कमी के कारण होती है, और यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन सी की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है? स्कर्बी, यानी कि विटामिन सी स्कर्बी।
और विटामिन के की कमी के कारण जो होता है वो रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इस ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अभी ये कुछ मैथ के क्वेश्चन है, तो औसत ज्ञात करनी है। यदि आपको औसत ज्ञात करनी हो तो कुल संख्याओं का योग और उसका कुल संख्याओं से भाग, यानी कि जो सभी 86, 88, 90, 72, 76 और 74 है, इनको आप जमा करेंगे और ये कुल कितनी है 6 रकमें हैं, तो 6 से भाग कर देंगे। जैसे कि अभी आपको दिखाया गया यहाँ पर, ये देखिए औसत बराबर है इन सभी को जमा करके कितना आया 86, और इसको 6 से डिवाइड करने पर कितना आया 81। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन 81 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 9 पुस्तकों को 18 रुपये में खरीदा जाता है और 20 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत है। यानी कि हमारे पास कुल क्रय मूल्य 18 रुपये दिया गया है और विक्रय मूल्य 20 रुपये दिया गया है। अभी जानते हैं कि अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो हमें लाभ हो रहा है। तो अभी हम देखेंगे किस तरह से सोल्व किया गया। क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 18 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 20 रुपये, तो 20 में से 18 गए तो हमें 2 रुपये का लाभ हो रहा है। यदि हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना है 2, और उसे क्रय मूल्य से 18 से हम भाग करेंगे और गुणा 100 से करेंगे, तो ये भिन्न के रूप में 11 से 1/9% हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी कि 2 सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 13वीं पारी में 97 रन 97 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 5 बढ़ जाता है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि किसी की औसत निकालते हैं, यानी कि हम कुल को कितने बराबर भागों में बांट रहे हैं। यदि आप किसी दो बंदों में दो चीज़ें जो बराबर बांट रहे हैं तो वो दो चीज़ें क्या होगी औसत होंगी। तो 5 पारियों का औसत स्कोर 12 पारियों का औसत स्कोर जो 5 बढ़ रहा है, तो 12 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, यानी कि 60 रन औसत स्कोर बढ़ रहा है। और 13वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हैं 97, तो 97 में से 60 गए तो 37, तो इसका सही उत्तर कितना आ जाएगा 37, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16 पुरुष एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक पुरुषों की संख्या क्या होगी। यदि 16 पुरुष 5 दिनों में कोई कार्य कर रहे हैं तो कुल कार्य कितना आ जाएगा 16 गुना 5, और उसको हम 20 से भाग कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे कि 16 को 5 से गुना करेंगे तो 80 यूनिट टोटल काम है, और उसे 20 दिन में ख़त्म करना है, तो कितने पुरुष चाहिए 80 को 20 से भाग कर देंगे तो 4 उत्तर आ जाएगा हमारा, यानी कि ऑप्शन 2 क्या है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी 3 व्यक्ति PQR अलग अलग कार्य को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन, 60 दिन में करते हैं। यदि वह एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी कि कहने का मतलब है P किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है, Q उसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है, और R उसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेता है। तो यदि वह तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो कार्य को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसका सबसे पहले अपने 10, 20 और 60 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60, और सभी से बराबर इनको बार बार ही भाग करना है। 10 से 60 को भाग करें तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 20 को 60 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 60 को 60 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये जो एक दिन का काम निकल आएगा, अभी एक दिन का काम आ जाएगा, इनका सभी का एक दिन का काम हम जोड़ कर लेंगे। 6 + 3 + 1 कितना आ जाएगा, तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 10, और टोटल काम कितना है हमारे पास 60, तो 60 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 दिन हमारा राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3। तो 6 दिन में तीनों मिलकर एक साथ काम को ख़त्म कर देंगे। 2 मेज और 4 कुर्सियों की कीमत 16,000 रुपये है, जबकि एक मेज की कीमत 6 कुर्सियों की कीमत के बराबर है। 9 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 2 मेज और 4 कुर्सियों की कीमत कितनी है 16,000 रुपये है, और एक मेज की कीमत क्या 6 कुर्सियों के बराबर है। तो 2 मेज की कुर्सियों की कितनी बराबर हो जाएगी 12 कुर्सियों के बराबर हो जाएगी। ये देखिए 2 मेज और 4 कुर्सियाँ कितने के बराबर हैं 16,000 के बराबर है। एक मेज और किसके बराबर 6 कुर्सियों के बराबर है, तो 2 मेज की कीमत कितनी हो जाएगी 12 कुर्सियों के बराबर हो जाएगी। 12 2 की जगह हम 12 रख देंगे, यानी कि पहली क्वेश्चन में 12 कुर्सियाँ जमा 4 कुर्सियाँ बराबर है 16,000 रुपये। तो कुल कितनी होगी 16 कुर्सियों का 16,000 रुपये है, तो एक कुर्सी का कितना हो जाएगा 1,000 रुपये हो जाएगा, और 9 कुर्सियों का कितना हो जाएगी कीमत 9,000 रुपये हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यदि स्वाति 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय पार्क के 3 चक्कर लगाती है
तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। वृत्त के 3 चक्कर लगाती है, यानी कि उसके वृत्त के गोल गोल घूम रही है वो, और कितनी बार घूमी है, 3 बार घूमी है। तो हमें सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप निकालने के लिए हमारे पास क्या सूत्र होता है, वृत्त का परिमाप 2πr, और r कितना दिया गया है, यानी कि रेडियस कितनी दी गई हमारे पास 14। तो और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो 2 गुना 22/7 गुणा 14। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे, 7 से 14 चले जाएंगे 2, और 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, और 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 88 मीटर। ये एक चक्कर का माप आ गया हमारे पास। और स्वाति ने कितने चक्कर लगाए हैं, 3 चक्कर लगाए हैं, तो 88 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 264। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, यानी कि 264 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। 300 मीटर वाले लंबाई वाले और 200 मीटर चौड़ाई वाले खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये सीधा सा पूछा है, आयत का क्षेत्रफल पूछा है। 300 मीटर जिसकी लंबाई है और 200 मीटर जिसकी चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी गई है 300 मीटर और चौड़ाई कितनी गई है 200 मीटर। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60,000 मीटर स्क्वायर। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 60,000 मीटर, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर 60,000 मीटर स्क्वायर। 60,000 मीटर क्यूब नहीं होगा, क्योंकि मीटर 2 बार है, तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मीटर स्क्वायर आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 750 का 64% ब्रैकेट क्लोज भाग 4 बराबर है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 5 से गुणा करने पर उसके बराबर आ जाए। तो 750 का 64%, तो 750 का 64% कितना आ जाएगा, ये देखिए 750 को बटा 100 गुणा 64, तो 15 को 32 गुणे करेंगे तो हमारे पास 750 का 64% आ जाएगा, यानी कि 480। और 480 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, और जो क्वेश्चन मार्क उसकी जगह हम x ले लेंगे, तो x गुणा 5। तो यहाँ पर 5 गुणा में, तो परली तरफ क्या जाएगा, यहाँ पर भाग में आ जाएगा। 5 से 120 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है करने में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट का हल कर सकूं। 50% का 50% कितने के बराबर होगा, 50% यानी कि 50/100, और का मतलब होता है गुणा। तो 50/100 गुणा 50/100, तो 0 से 0 कट गई, इधर भी 0 से 0 कट गई, तो हमारे पास क्या बचा, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, और 10 से 10 को गुणा करेंगे 100। 25 के नीचे कितनी 2 जीरो है, तो 2 अंकों के बाद हमारा डेसिमल यानी कि दशमलव आ जाएगा, 0.25 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 78 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। तो आपको सबसे पहले ये मालूम चाहिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999। तो 9,999 का सबसे पहले 78 से यानी कि 78 से डिवाइड करेंगे। 78 से 9,999 को डिवाइड करने पर हमारे पास शेषफल कितना आता है 15। जो शेषफल है वो 9,999 से हम शेषफल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9,984, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री है तो तीसरा कोण क्या होगा। आपको ये मालूम होना चाहिए किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 2 कोणों के योग दी हुई हमारे पास 30 डिग्री और 105 डिग्री, तो तीसरा कोण क्या होगा, 180 में से दोनों को 105 डिग्री प्लस 130 डिग्री को हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री राइट आंसर। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक महिला ने 16,500 में से 10% लाभ के साथ एक वस्तु बेची, इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य क्या होता है, खुद में 100% होता है, हमेशा क्रय मूल्य को हम 100% लेके चलते हैं। तो 16,500 में बेची गई है, यानी कि 16,500 इसका विक्रय मूल्य है, और किसके साथ बेची गई है 10% लाभ के बाद साथ बेची गई है। तो 16,500 कितना हो गया 110% के बराबर हो गया। तो 16,500 को हम 110 से भाग करेंगे, और क्रय मूल्य निकालना है तो हम क्रय मूल्य निकालने के लिए कितना 100 से गुणा करेंगे। मैंने क्या बताया था आपको कि क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है।
तो 110 से जब 16,500 को हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। और 150 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15,000। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो कैलकुलेशन वाला सवाल है, तो ये आप खुद कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी पता नहीं लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। सेकंड ऑप्शन यानी कि 224.888 इसका राइट आंसर होगा। आप कैलकुलेट करके खुद देख लेना। यदि आपको नहीं पता लगता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। निम्नलिखित में से अब ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो रीजनिंग का आप खुद ट्राई कर लेना। रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग के सवाल ज़्यादातर आसान होते हैं। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, लेकिन आपको पता ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन 392 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में रोड को WTFI लिखा जाता है तो बीट का कूट कोड क्या होगा। आप खुद ट्राई करके देख लेना इसको भी। मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नहीं, GJFY राइट आंसर होगा। यदि आपको पता ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एक विशिष्ट कोड भाषा में MY को 38 लिखा जाता है तो POT को 57 लिखा जाता है, तो इसी कोड में फिगर को क्या कोड होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 66 यानी कि थर्ड ऑप्शन। आप ट्राई करके देख लेना। निम्नलिखित श्रेणी को पूरा कीजिए। 4, 11, 25, 2, 153, 109, 221 और अगला क्या आएगा। तो अगला इसका आएगा 445। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। आप ट्राई करके जरूर देखिएगा सॉल्व करने के लिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। अजरबैजान मैनेट, यानी कि अजरबैजान की जो करेंसी है वो क्या है, मैनेट है। तो उसी प्रकार ब्राज़ील की करेंसी क्या है, रियल। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, थैंक यू। इसी तरह आपका मॉक टेस्ट खत्म होता है। आप जरूर अटेम्प्ट करके देखिएगा। यदि आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी तरह से मॉक टेस्ट मैं लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको किसी भी तरह से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।